हमारे साथ है आर्यनगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी। बीते रोज अमिताभ जी कुछ 3 जून को जो हुआ उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया है? घटना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण राजनीति की वजह से धार्मिक बंटवारे की ओर बढ़ चला है और हम लोगों का ये मानना है, एक तो लोकतंत्र में धार्मिक आधार बंटवारा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी को किसी से कोई शिकायत भी है तो उसका निपटाने का तरीका हिंसा नहीं हो सकता। उसके लिए लोकतांत्रिक तरीके हैं, लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म से उन्हीं पे आकर के अपनी शिकायतों का निस्तारण भी कराना चाहिए। हिंसा की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। कुछ लोगों का वहाँ पे कहना है कि दंगे के बाद आपका जो वहाँ पे पहुँचना नहीं हो पाया, उसके कारण काफी नाराजगी है उससे। आप उसको दंगा कहते हैं क्या? नहीं, बवाल जो आप दंगा कहते हैं क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मेरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता। अगर आप उसको दंगा कहते हो तो मैं योगी आदित्यनाथ सवाल पूछूं कि आपके प्रदेश में दंगा होता है कि नहीं होता? तो योगी आदित्यनाथ जी कहना है कि मेरे प्रदेश में मेरी सरकार आने के बाद से कोई दंगा आज तक नहीं हुआ है और मेरे जैसे दंगा नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि उस दिन कानपुर शहर में ही भारत के राष्ट्रपति जी भी थे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया भी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। अगर आप कहते हैं कि दंगा हुआ तो ये मुख्यमंत्री जी जवाब देना चाहिए कि दंगा कैसे हुआ उनके रहते हुए। आप नहीं पहुंचे, इस पे भी लोगों मुझे कहाँ पहुंचना चाहिए था? वहाँ पे लोगों की जनता। आप बताइए मुझे, आप पत्रकार मित्र हैं, आप समाज, आप मुझे बताइए जिस समय दंगा हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, दंगे के बाद की बात है, मुझे किस जगह पहुंचना चाहिए? 3 जून नहीं, 4, 5, मुझे क्या पहुंचना चाहिए? 4, 5, 6 तारीख, 6 तारीख चलेंगे? अभी मेरे साथ चलेंगे? बताइए। बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं? कहाँ चलेंगे आप जहाँ कहेंगे। आप जो चश्मे से लोग देख रहे हैं, देखिए 2 संगठन हैं जो लगातार समाज को बांटने का काम, एक नहीं है 2 है, 2 भाई हैं। एक का नाम है RSS, एक का नाम है MIM। ये 2 भाई हैं जो लगातार अपना खुद तो एक है, समाज को बांट रहे हैं। ये इनके चश्मे से देखेंगे तो समाज में बंटवारा पाएंगे। अगर आपने देखा हो तो मैंने ये कहा, फर्स्ट डे ही मैंने अपना रिएक्शन दिया कि लोकतंत्र में हिंसा कोई स्थान नहीं है, सभी लोग शांति सद्भाव बना के रखें, धार्मिक बंटवारे के में ना पड़े, उन्माद ना पालें, शांति सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका न दें। मैंने फर्स्ट डे अपील करी। मैं अधिकारियों के संपर्क में घटना के 2 घंटे के अंदर ही आ गया था और पहला फोन जो मैंने चंदेश्वर हाथे के एक साथी को किया था, चाहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग तक दे सकता हूँ, हो सकता है किसी को अच्छा न लगे। पहला फोन मैंने 3:30 बजे चंदेश्वर हाथे के ही एक साथी को किया था। वो हालांकि बजरंग दल के बहुत नामी कार्यकर्ता है, लेकिन मैंने उनको फोन करके वहां के हालचाल लिए थे। पर मुझे लगता है, मैंने कल पुलिस कमिश्नर से पूछा था कि अगर मैं पहुंचता तो दंगा घटता कि बढ़ता, तो उनका भी कहना था दंगा बढ़ता। तो मैं कम से कम दंगा बढ़ाने वाला नहीं हूं। मैंने आज उसको कहा है कि माचिस ने तो कसर न रखी बारूद में आग लगाने में, लेकिन पानी ने अपनी हस्ती तक की परवाह न की बस्तियों को बचाने की। आप अपनी जगह ठीक है, पर जो उसके 2 दिन 3 दिन बाद भी आप जा सकते हैं। मुझे जब करना चाहिए था, जो करना चाहिए था, मैंने तभी वो किया। मुझे बेहतर मालूम है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे बुखार है तो क्या ये भी लिख करके देंगे? पैरासिटामोल दी डॉक्टर साहब को, सुबह दिन में 2 बार खाएंगे। आप बीमारी बताएंगे, दवा डॉक्टर लिखेगा। मुझे मालूम है कि इस तरह के जख्मों का इलाज समय ही होता है और समय को पार करना ही था। मैंने अपना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। पहले दिन मैंने अपना संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। दूसरे दिन जब पुलिस की जो भूमिका जो संदिग्ध थी उसको मैंने इशारे में कहा, सीधा पुलिस का आरोप इसलिए लगाया क्योंकि पुलिस तो थी कम संख्या में सही जो अपनी जान की बाजी लगा के बवाल को रोकने का प्रयास कर रही थी, तो उनके मनोबल को भी नहीं तोड़ना है। लेकिन पुलिस कम क्यों थी, ये सवाल तो है कि पुलिस कम क्यों थी? जब कोई घोषित कार्यक्रम था, कोई वहां पर आंदोलन था, तो पुलिस कम क्यों थी, ये सवाल भी है। तो 2 तरह का मसला है। एक तरफ वो जो पुलिस वाले कम संख्या में अपनी जान की बाजी लगा के झगड़ा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ वो बड़े अधिकारियों की वो कार्यशैली जिसकी वजह से वो पुलिस कम थी। तो दोनों बातों को मैंने अगले ही दिन रखा है। मैंने उसको इंटेलिजेंस इनपुट का फेल्योर है कि इग्नोरेंस है, इस पर मैंने सवाल उठाया है। और मैंने एक कविता मैंने खुद लिखी थी, क्योंकि वक्त शायर बना देता है। मैंने लिखा था, कोई ढूंढे हिंदू, कोई ढूंढे मुसलमान, आखिर कहाँ जाए अमन पसंद इंसान। तो मैंने अपना संदेश अपने क्षेत्र के लोगों को दिया है। जब इस क्षेत्र से इस तरह की बातें ज्यादा आने लगी कि निर्दोषों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और ऐसा किसी के कह देने से हम नहीं मान लेंगे। मान लीजिए कोई कह दिया कि साहब सब निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, तो हम नहीं मान लेंगे। जब कुछ पुख्ता एविडेंसेस आए, लोगों ने अपने बेगुनाही के सबूत दिए, तो हम लोगों ने उन सबूतों को अधिकारियों को दिया। उसमें से कुछ बेगुनाह जो जेल नहीं गए थे उनको अधिकारियों ने जब छोड़ा और विश्वास बना कि अधिकारी जायज बात सुनेंगे, तो हम सब लोग एकजुट होकर के ज्ञापन बना के, अगर मेरा ज्ञापन ध्यान से पढ़ा हो, मैंने उसमें सारी बात लिखी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी शुद्ध मानसिकता का व्यक्ति उस ज्ञापन की किसी भी लाइन से अपने को अलग कर सकता है। और मैंने उसमें मांग भी करी कि पूरे मामले की साजिश
साजिश शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की दंगा की स्कीम के खिलाफ साजिश करी, और हो सकता है कि अगर पूरी जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के देखरेख में अगर जांच हो, तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का ही हाथ निकल आवे ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने में। इसलिए मैंने साजिश शब्द प्रयोग किया और मैंने ये मांग रखी कि हाई कोर्ट सिटिंग जस्टिस के सुपरविजन जांच कराई जाए। तो क्या ये कोई गैर वाजिब मांग है? या मैं यूं कहूं कि जिन निर्दोषों के निर्दोष होने के पुख्ता सबूत मिल जाए, उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच कर ले और सबूत को जायज पाए तो उनको बरी कर दे, ये कोई नाजायज मांग है? और यदि मैं ये कहूं कि दोषी चाहे जो हो उसको पकड़ लिया जाए, तो क्या कोई नाजायज मांग है? और तीन ही बातें तो कही हैं। अब कोई क्या नहीं साहब हिंदू ना पकड़ा जाए, साहब केवल मुसलमान पकड़ा जाए, या मुसलमान जो पकड़ लिया गया वो तो दोषी होगा ही होगा। इस तरह की बातों को हम स्वीकार नहीं करते। हम धर्म मजहब की राजनीति में भरोसा नहीं करते। हमारे लिए अपने उसूल ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने उसूलों पर कायम है। मुझे मालूम है कि किस मौके पर तुरंत पहुंच के राहत देनी है, किसमें समय का मरहम लगाते हुए इलाज करना है। हमने माकूल इलाज किया है और ये पुख्ता आपने देख लिया होगा, प्रशासन पे व्यवस्था आ गई है कि गैर वाजिब गिरफ्तारियों पर रोक लग गई है। क्योंकि शिकायतें आ रही थी कि गैर वाजिब गिरफ्तारी हो रही है, पैसा लेके छोड़ा जा रहा है, कुछ लोगों के साथ में बेतहाशा मारपीट हो रही है, ऐसे शिकायतें आई हैं, ऐसे सबूत आए कि लोग निर्दोष पकड़े गए, तो उसकी बात पुख्ता तरीके से रखी गई। अब कमेटी बना दी प्रशासन ने जो जांच करेगी। अब तरीका निकला है ना, लोगों में दहशत का माहौल घटा है। जब दहशत घटेगी तो भरोसा बढ़ेगा, व्यापार खुलेगा। आज कहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान की संपदा बेचे दे रहे हो, कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीर संभाल नहीं पा रहे, आप कश्मीर से आप कहते हैं पलायन हो रहा है आपकी सरकार में, आप मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। आप अपने नुपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको अरे पार्टी से निकाल दिया तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी, मुकदमा क्यों नहीं लिखाया? आप अपने मुद्दों से मुंह चुराने के लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम डुबोने के बाद क्षेत्रीय मुद्दों पर आप भटका रहे हैं। आपकी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई तो उसमें आपने क्या क्या एक 3 मांगे हैं, ज्यादा बड़ी बात मैंने कही नहीं। यदि कोई दोषी है, कोई को जात धर्म चश्मे से मत देखिए, कोई माने कोई, आखिर कोई था जिसने पहला पत्थर फेंका। वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के नामचीन नेता जो पहले से मौके पर मौजूद थे? पहला पत्थर चलने के पहले कौन बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का था जिसने वहां पहुंच करके मौके पर ठेले पर पत्थर रखवाए? वो कौन था? वो पेट्रोल बम की जांच हो रही है तो सारी फोटो देखिए, बोतलें किसके किसके हाथ में है। मैं किसी पे आरोप लगा करके जाति धर्म का बंधन में नहीं बांटना चाहता, लेकिन जब सच बोलना होगा तो सच बोलना ही होगा। आपको सारी बात देखनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस अपनी जांच में घोषित करेगी ये व्यक्ति था, इसने पहला पत्थर फेंका, ये पुलिस जांच में आना ही चाहिए। स्मार्ट सिटी के अगर कैमरे इतना काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग स्मार्ट सिटी कराने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी जिज्ञासा आखिरी तक रहेगी, पहला पत्थर किसने फेंका, वही असली मुलजिम है। और पहला मुलजिम वो पुलिस है, बड़े अधिकारी। वो कौन अधिकारी जिसने इंटेलिजेंस इनपुट को इग्नोर किया? क्यों इग्नोर किया? 4 सिपाही को छोड़ दिया आपने चौराहा, इतना बड़ा कॉल होने के बाद। इसलिए वो इग्नोरेंस वाला अधिकारी कौन है और पहला पत्थर फेंकने वाला कौन है, भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है जो वहां पर दंगा भड़काने की नीयत से पहले से पहुंचा था? इसकी जांच होना जरूरी है। और फिर तो बहुत लोग भीड़ में तो कोई चला देता है पत्थर, जब ठेले पर रख के पत्थर दे दो, चलाने वालों की कमी कहाँ है? आप चलाने वालों को ढूंढ रहे हो साहब, पहुंचाने वालों को भी ढूंढना बहुत। पुलिस वालों के भी नाम आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस को लेकर कुछ बात हुई उस पर। बड़ा अधिकारी, छोटे की बात मत करिए। इंटेलिजेंस इनपुट किसके पास आता है? बड़े अधिकारी के पास। किसने उसको इग्नोर किया? मैं फिर कह रहा हूं, इग्नोर किया कि साजिश करी। इग्नोरेंस की साजिश किसी अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ नहीं है, साजिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। इसी तो मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज को लगाइए। क्यों नहीं लगाते हाईकोर्ट सिटिंग जज को? लगाइए, सारा दूध पानी हो जाए। क्योंकि जो भड़काने का, आज भी आपने सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया है, आज भी आपने भड़काऊ पोस्टों पर लगाम नहीं लगाई है। 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं। इससे होगा? 150 लोग डाल रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे लोग, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, धार्मिक लोग आक्षेप लगा रहे हैं। क्यों नहीं रोक देते हो? पहले तो वो मीडिया चैनल जो धार्मिक आधार की बहस कराते हैं, बैठ के मुर्गे लड़ाते हैं, फिर वो जो प्रवक्ता जो उसमें जाते हैं, वो एंकर्स, और फिर ये सोशल मीडिया के जो शेयर है जो झूठी सच्ची बातों को प्रोपोगेट करते हैं बगैर जान समझे बगैर, इस पर पूरी व्यवस्था पे रोक लगानी पड़ेगी सख्ती से, नहीं तो देश का नाम पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। शहर काजी का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर आके क्या? उनकी व्यक्तिगत राय होगी। हम हर उस बात के ही पक्ष में हैं जो कानून के दायरे में है। गांधी जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि आंदोलन का रास्ता कितना भी कठिन हो, उसमें दूसरे को कष्ट देने की कोई बात नहीं आती है, अपने को कष्ट देने की बात आती है। इसलिए हमने अपने पास ज्ञापन भी लिखी है। हम गांधीवादी तौर तरीकों से किसी भी हद तक जाकर के रिएक्शन करते हैं, लेकिन गांधीवादी माने गांधीवादी, किसी दूसरे को हमारी एक्टिविटी से कष्ट नहीं होना चाहिए। जो कष्ट हो वो मेरे शरीर को होना चाहिए। इस धारा को मान करके हम लोग आंदोलन के पक्ष में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेबाकी से, बिल्कुल निष्पक्षता से आपने अपनी बात रखी।
चलिए, हमारी उम्मीद है कि आप इन बातों को इसी रूप में जनता तक पहुंचाएंगे। लोगों के मन में जो भ्रम जाल भी होगा उससे लोग बाहर निकलेंगे। देश को खुशहाली की तरफ ले जाना है। आज चीन हमारे सर पे चला आया है, कश्मीर में अशांति है सरकारी गलत नीतियों की वजह से, दुनिया में हमारी 57 देशों में हमारी बेइज्जती हुई है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए लोगों को अपने मन में शुद्ध करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके निष्पक्ष भाव से सोचना होगा। ऐसा संदेश हमारे आपके माध्यम से जनता के बीच में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।